वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। निश्चित ही जो चीज़ हमारी अपनी है, जो हमारा अपना है, यदि हम उसका विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे कम आंक देते हैं। इतिहास के पन्नों में भी यदि नज़र डाली जाए तो हम हल्दी घाटी के युद्ध की तुलना थर्मोपोली से करते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए। थर्मोपोली के युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध रणनीतिक दृष्टिकोण से, साहस के दृष्टिकोण से कहीं कहीं अधिक ज्यादा महत्वपूर्ण था थर्मोपोली के युद्ध के मुकाबले। इसी प्रकार आज मैं जिस महान क्रांतिकारी का आपसे जिक्र करना चाहता हूं, कभी कभी हमारा बुद्धिजीवी वर्ग उसकी तुलना स्पार्टकस से कर देता है। एक ऐसा यूनानी नायक जिसने रोमन साम्राज्य के छक्के छुड़ा दिए, तमाम दासों को एकीकृत किया एवं युद्ध की स्थिति में ले आया, जिस युद्ध को तीसरा दास युद्ध कहा जाता है। किंतु संभवतः किसी यूनानी नायक का नाम लेना हमारे बुद्धिजीवी विचारधारा वर्ग के लिए एक स्टेटस सिंबल हो, क्योंकि वो क्यों किसी भी भारतीय आदिवासी नेता को उससे ऊंचा दर्जा दे सकने का एक खुला दिल दिखाएंगे। आज हम जिस महान क्रांतिकारी का जिक्र करना चाहते हैं, मैं किसी भी महानता से उसकी तुलना नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वह महानता का एक ऐसा स्थापित प्रतीक था जिसकी तुलना नहीं बल्कि उससे तुलना की जाना, ताकि उसकी महानता को कहीं हम किसी भी दृष्टिकोण से कमतर नहीं आंक सकें। जी हां, मैं स्पार्टकस की वीरता की तुलना हमारे इस महान नायक की वीरता से करना चाहता हूं, जिनका नाम होता है तिलक मांझी। हमारे ऐसे महान आदिवासी क्रांतिकारी नायक, जिन्हें देश का प्रथम क्रांतिकारी होने का गौरव है। यदि हम भारत में क्रांतिकारियों की फांसियों के सिलसिले को गिनना चाहें, वह गिनती जहां से प्रारंभ होती है वह नाम होता है तिलका मांझी। इतने महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, लेकिन विडंबना है, दुर्भाग्य है, हमारे इतिहासकार, हमारा इतिहास जब लिखा गया, हमारे इतिहासकारों द्वारा कहीं ना कहीं कंजूसी की गई इस महानता को लेखनीबद्ध करने में। तिलका मांझी, जिनका वास्तविक नाम था झबरा पहाड़िया, जन्म 11 फरवरी 1750 सुल्तानगंज के तिलकपुर नामक स्थान पर हुआ, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है। मैं बार बार आपसे यही कहूंगा, जितनी भी दिनांक मैं आपसे इस वीडियो में साझा करूंगा, सब अनुमानित हैं, क्योंकि कोई निश्चित ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। संभवतः हमारे इतिहासकारों को, हमारे शोधकर्ताओं को इस आदिवासी क्रांतिकारी पर कार्य करने के लिए समय ही नहीं मिल पाया। खैर, बहुत बड़ा नाम झबरा पहाड़िया किस प्रकार तिलका मांझी बने, यह भी एक रोचक कथा है। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ होता है गुस्से से लाल आंख वाला व्यक्ति। यही कारण था झबरा पहाड़िया को भयभीत अंग्रेज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग तिलका कहकर संबोधित करते थे। कुछ समय बाद तिलका झबरा पहाड़िया जब अपने सूबे का, अपने कबीले का मुखिया बन गया, तो कबीले के मुखिया को मांझी कहा जाता था। इस प्रकार झबरा पहाड़िया अंग्रेजों के लिए तिलका मांझी हो गया, एवं यही नाम इस क्रांतिकारी के लिए आने वाले दिनों में प्रसिद्ध हुआ। आज तक भी हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। अब उस पृष्ठभूमि की चर्चा कर ली जाए, जिस पृष्ठभूमि में झबरा पहाड़िया का जन्म हुआ, जिस पृष्ठभूमि में वो पले बढ़े। सन 1707 मुगल सम्राट
औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल एवं बिहार का परिदृश्य एक बहुत ही व्यापक रूप से परिवर्तित हुआ। अब सत्ता स्थानीय नवाबों के हाथ में आ गई। स्थानीय नवाब सिराजुद्दौला, प्लासी का युद्ध आप सभी ने सुना होगा। प्लासी का युद्ध के समय अंग्रेज भारत में आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौर में महाराजा सिराजुद्दौला के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध होता है। परिदृश्य फिर बदलता है। एक बहुत बड़े भूखंड पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहती है। लेकिन कहानी यहाँ भी समाप्त नहीं होती है। बक्सर के युद्ध में और अधिक स्थिति परिवर्तन होती है जब मीर कासिम की हार होती है। मीर कासिम की हार के साथ ही संथाल परगना व छोटा नागपुर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के आधिपत्य में आ जाता है। इस प्रकार बंगाल एवं बिहार की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का महत्वपूर्ण अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी प्राप्त कर लेती है। अब जो राजे रजवाड़े थे, जो महाराजे थे, वो भारतीय मिट्टी से ही जुड़े हुए थे। कहीं ना कहीं विपदाएं आती थी तो वह अपने गरीब किसानों का साथ देते थे। हालांकि वे भी किसी भी स्तर पर येन केन प्रकारन लगान वसूलने में ही विश्वास रखते थे। लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी खून चूसने वाली एक ऐसी मशीन के रूप में वहां स्थापित हो चुकी थी जो किन्हीं भी परिस्थितियों में उन्हें गरीब किसानों से लगान चाहिए ही चाहिए था। अतः स्थानीय महाजनों के पास वे किसान जाते थे। इस प्रकार वह धीरे धीरे कर्जदार होते गए। ऐसी स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी ने महाजनों के साथ साठगांठ कर एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि जो किसान अपनी भूमि के मालिक थे, स्वयंभू थे, उनसे येन केन प्रकारन उनकी जमीनों को किस प्रकार हथियाया जाए। इस प्रकार एक बहुत बड़े भूभाग में जो भूमिपति किसान थे, जो स्वयं जमीनों के मालिक थे, वो धीरे धीरे कृषि मजदूरों के रूप में दिखाई देने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में अब तिलका मांझी बड़े हो रहे थे। 1750 में जन्मे तिलका मांझी अब एक नौजवान थे, युवावस्था में थे। इन्होंने अपने लोगों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्रूरतापूर्वक शोषण देखा। किस प्रकार अंग्रेज येन केन प्रकारेन लगान वसूलने में लगे हुए थे, वह अमानवीय दृश्य देखे। फलतः एक बगावत के अंकुर मन में पनपने लगे। यही कारण था 1770 का दौर आते आते इन्होंने अपने लोगों को व्यापक रूप से संगठित करने का प्रयास किया। उन्हें एक बड़े विद्रोह के लिए तैयार करने का प्रयास किया ताकि जीवन गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर आज़ादी की दिशा की तरफ बढ़ सके। परिस्थितियां बद से बदतर होती गई। 1770 में ही संपूर्ण बंगाल में भीषण अकाल हुआ। अब उम्मीद यह की जा रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब कृषकों को कुछ रियायत देगी, करों में छूट करेगी। लेकिन इसके विपरीत अंग्रेजों का दमन चक्र और अधिक बढ़ता गया। येन केन प्रकारन रक्त पिपासु ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कारिंदे गरीब कृषकों से लगान वसूलने में लग गए। उन्हें अमानवीय यातनाएं दी जाने लगी। इन परिस्थितियों में झबरा पहाड़िया को कहीं ना कहीं अंदर से यह टीस थी कि किस प्रकार अपने लोगों को इस दमन चक्र से बचाया जाए। जिस प्रकार रॉबिन हुड की एक छवि थी, अमीरों से धन लूटकर गरीबों में वो बांटने का कार्य किया करता था, उसी प्रकार तिलक मांझी ने भी एक रणनीति तैयार की, एक योजना बनाई एवं भागलपुर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो खजाना था भारी मात्रा में तिलक मांझी के नेतृत्व में 1770 में वह लूट लिया गया।
वह भीषण अकाल जिसमें करोड़ों लोगों की जान जा चुकी थी, ऐसे समय में वह खजाना गरीब जनता में बांट दिया गया। इस प्रकार गरीब जनता को बहुत अधिक राहत प्रदान हुई एवं इसी घटना से स्थानीय लोगों में तिलका मांझी की छवि एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में निखरने लगी। लोगों के दिलों में उसके प्रति आस्था बहुत अधिक सुदृढ़ होती गई, जो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक पूजनीय स्तर पर आ गई। अब जब खजाना लूट लिया गया, उस दौर में वारेन हेस्टिंग्स जिनकी कमान थी, जिनके हाथों में भारत की कमान थी, उन्होंने 800 फौजियों को सिर्फ एक आदिवासी मुखिया को घेरने के लिए भेजा। तिलका मांझी को किसी भी प्रकार गिरफ्तार कर लाया जाए, इस उद्देश्य से 800 फौजियों का एक जत्था कैप्टन ब्रुक के नेतृत्व में इन्होंने भेजा, जिन्होंने संथालियों के ऊपर इस सेना की टुकड़ी ने कई अमानवीय यातनाएं की, अपना सारा गुस्सा उनके ऊपर निकाला, जुल्म किए। फिर भी अथक प्रयत्नों के बाद भी तिलका मांझी को वह नहीं पकड़ पाए। 1778 एकजुट आदिवासियों ने कंपनी की पंजाब रेजिमेंट पर हमला कर दिया। अब आप देखिए तिलका मांझी का आत्मविश्वास किस हद तक बढ़ा हुआ था। वे कभी भी इस बात का इंतजार नहीं करते थे कि अंग्रेज हमला करेंगे तब उसका जवाब दिया जाएगा। इनकी रणनीति झपट्टा मार रणनीति थी। वे आगे होकर अंग्रेजों को चुनौती देते थे ताकि अंग्रेजों को बचने का मौका ही नहीं मिल पाए। यही हुआ। जो पंजाब रेजिमेंट थी रामगढ़ में तैनात थी, झारखंड का जो क्षेत्र था, वहाँ अंग्रेजों को बचने का मौका भी नहीं मिला और अंग्रेज जान बचाकर भागने लगे। अब अंग्रेज तिलका मांझी से बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए थे। इन परिस्थितियों में और अधिक कुशल अधिकारी को वहाँ नियुक्त करना आवश्यक था। अतः तिलका मांझी की शक्ति को संतुलित करने के उद्देश्य से अगस्त क्लीवलैंड की तैनाती की गई, जिसको यह जिम्मा दिया गया कि मुंगेर, भागलपुर एवं राजमहल से करों की वसूली की जाए। साथ ही साथ तिलका मांझी पर अंकुश स्थापित किया जाए एवं किसी भी प्रकार कर तो एकत्रित किया ही जाए। इन आदिवासियों की जो एकता है, इनका जो संगठन है, इसमें किस प्रकार सेंध मारी जाए, इसका दायित्व देकर अगस्त क्लीवलैंड को वहां भेजा गया। क्लीवलैंड बहुत ही चतुर, बहुत ही धूर्त किस्म का अधिकारी था। उसने स्थानीय आदिवासियों में फूट डालने के उद्देश्य से सर्वप्रथम वहाँ की स्थानीय संथाली भाषा सीखना प्रारंभ की गई। बहुत जल्दी उसमें वह पारंगत हो गया। इस प्रकार अब वह स्थानीय आदिवासी नेताओं से उन्हीं की भाषा में जब बात करता था तो उन्हें मासूम आदिवासी उससे अपना समझ बैठते थे, उसके झांसे में आ जाते थे। इस प्रकार उसने कई आदिवासी मुखियाओं को अपने समर्थन के लिए राजी कर लिया। कई प्रलोभन दिए गए, कई प्रकार की रियायतों की घोषणा की गई। येन केन प्रकारेण उसका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी मुखिया, आदिवासी लोग अंग्रेजों के पक्ष में आ जाएं। एक प्रस्ताव तिलका मांझी को भी दिया गया, लेकिन तिलका मांझी की दूरदृष्टि ये जानती थी कि यह सिर्फ मछली को एक चारा दिया जा रहा है। अंततः यह एक ऐसा निर्णय होगा जिसमें सभी की मृत्यु निश्चित है। अतः यह देखकर तिलका मांझी ने अपने आदिवासी वह मुखिया जिन्होंने अभी तक अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया था, साल के पत्तों पर संदेश लिख लिख कर भेजना प्रारंभ किया एवं एक व्यापक स्तर पर इन्होंने लोगों को संगठित करने का कार्य किया, एकत्रित करने का कार्य किया एवं एक विशाल फौज तैयार कर ली आदिवासियों की, जिस सेना को अब तिलका मांझी को तैयार करना था अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध।
उन्हें प्रशिक्षित किया गया, उन्हें हर संभव साधन मुहैया कराए गए। इस प्रकार तिलका ने भागलपुर पर अचानक हमला कर दिया एवं दुश्मनों को घेरने का निर्णय लिया। 1784 में जब एक वृहद एवं व्यापक स्तर पर तिलका मांझी ने अंग्रेजों पर हमला किया तो अंग्रेज भौंचक के रह गए। भारी गोलाबारी हुई। इस गोलाबारी में अंग्रेज सैनिक टिक नहीं सके। मौके का फायदा उठाकर तिलका मांझी ने अपने जहर से सने तीर से क्लीवलैंड के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में क्लीवलैंड कुछ दिनों बाद मारा गया। यह तिलका मांझी की बहुत बड़ी सफलता थी। उस दौर में कलेक्टर स्तर के किसी अधिकारी की हत्या करना भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने वाली एक घटना थी। अंग्रेज विश्वास ही नहीं कर पाए कि एक छोटा सा आदिवासी नेता, उसने अंग्रेजों से बराबरी के स्तर पर लड़ाई कर उनके इतने बड़े अधिकारी को मार डाला। परिणाम स्वरूप बौखलाए हुए अंग्रेजों ने और बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई करने का निर्णय बनाया एवं लेफ्टिनेंट एरियकूटे के नेतृत्व में एक बड़ा दल तिलका मांझी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। अब तक अंग्रेज स्थानीय रणनीतियों को समझ चुके थे, लोगों के स्वभाव को समझ चुके थे। उन्हें यह भान हो चुका था कि जहां हम लोगों में ही अटूट देशभक्त हैं, वहीं कुछ मुखबिर एवं गद्दार किस्म के लोग भी हैं जो अंग्रेजों के कार्य आ सकते हैं। ऐसे ही लोगों को अंग्रेजों ने अपने पक्ष में तैयार किया। परिणाम स्वरूप एक मुखबिर की गद्दारी के फलस्वरूप आधी रात में हमला किया गया एवं इस हमले में भी सौभाग्य से तिलका मांझी तो बच निकले, लेकिन तिलका मांझी के लिए यह हमला किसी वज्रपात से कम नहीं था, क्योंकि इस हमले में इनके कई साथी बलिदान हो गए। साथ ही अंग्रेजों ने भारी मात्रा में तिलका मांझी के हथियारों को नष्ट कर दिया। अब ये भागकर अपने पैतृक नगर सुल्तानगंज चले गए। यहाँ से भी इन्होंने युद्ध जारी रखा, लोगों को संगठित करना, एकत्रित करना। मरते दम तक तिलका मांझी अंग्रेजों से लोहा लेने का मन बना चुके थे, किंतु अंग्रेजों ने अब अपनी तमाम घृणित चालों को चलना प्रारंभ किया। उस संपूर्ण क्षेत्र में रसद सामग्री की आवक को बंद कर दिया गया। अंततः तिलका मांझी मजबूर हो गए, उन्हें सीधी लड़ाई के लिए आना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। इस प्रकार 12 जनवरी 1785, यह भी एक अनुमानित दिनांक है, अंतिम लड़ाई साबित हुई। भूखे निढाल तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। जिन अंग्रेजों ने सदैव स्वयं को जेंटलमैन कहने का दंभ भरा, उनका कुरूप से कुरूप चेहरा इन परिस्थितियों में दिखाई देता है जब वे हमारे किसी भी महान क्रांतिकारी को पकड़ते थे। जब तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्हें अमानवीय यातनाएं गिरफ्तारी के साथ ही देना प्रारंभ कर दी गई। 4 घोड़ों से घसीटकर कई मीलों तक उन्हें भागलपुर लाया गया। कहा जाता है कि जब भागलपुर इतने मीलों तक घसीटते हुए तिलका मांझी को लाया जा रहा था, उनका संपूर्ण शरीर छिल चुका था, सिर्फ और सिर्फ मांस के लोथड़े नजर आते थे। फिर भी आंखों में वह अंगारे थे जिन्हें देखते ही अंग्रेज भयभीत हो उठे एवं किसी भी प्रकार अंग्रेज भयवश उनके जीवन को समाप्त करना चाहते थे। इस स्थिति में भी अंग्रेजों को यह भय था कि आदिवासी शेर उठ खड़ा ना हो और आक्रमण न कर दे। अतः 13 जनवरी 1785 के दिन उन्हें खुले में ही फांसी पर लटका दिया गया। असंख्य लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यह नज़ारा देखा गया। वे अंग्रेज जिन्होंने संपूर्ण विश्व में फांसी के नियम स्थापित किए, वे अंग्रेज जिन्होंने इस प्रकार के नौटंकी भरे नियम की संपूर्ण रूप से मेडिकल
जब तक किसी फांसी प्राप्त अपराधी का नहीं करा दिया जाएगा, जब तक वो मेडिकली फिट नहीं है, तब तक उसको फांसी नहीं दी जाएगी। न जाने क्या, सिर्फ अपना एक उदारवादी चेहरा दिखाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों की वास्तविकता कुछ और थी। पर्दे के पीछे का कुरूप चेहरा कुछ और था। यही कारण था लगभग जिंदा लाश बन चुके, मांस का लोथड़ा बन चुके तिलका मांझी को उन्होंने सरेआम फांसी दी। खैर, अपने इन्हीं साहस एवं इसी सर्वोच्च बलिदान की वजह से तिलका मांझी आज हमारे दिलों में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित कर पाए। कोई भी शब्द ऐसे नहीं हैं जो तिलका मांझी के सम्मान के साथ इंसाफ कर पाएं। निश्चित रूप से शब्द कम पड़ जाते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं जब भी ऐसे महान बलिदान एवं ऐसी सर्वोच्च वीरता का जिक्र किया जाता है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आज़ादी के बाद 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय रख दिया गया। तिलका मांझी की जिस जगह फांसी हुई थी, आज उस जगह स्मारक है। समय समय पर उनके सम्मान में सिक्के जारी कर दिए जाते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था क्रांति के एक ऐसे ही सूर्य को, जिनकी आभा आज उनके जन्म के 271 साल बाद भी कम नहीं हुई है, ऐसे महान नायक, ऐसे महान क्रांतिकारी को कोटि कोटि वंदन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।